आज के बीच बहस कार्यक्रम में मैं अशोक व्यास आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। मित्रों, इन दिनों देश में नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को लेकर चर्चा आम है। महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए पिछले कई सालों से महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करने की कोशिशें होती रही हैं, किंतु इस बार नए संसद भवन में प्रवेश के साथ इस विधेयक को नरेंद्र मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2023 को लोकसभा के पटल पर रखा और 20 सितंबर 2023 को 2/3 बहुमत के साथ ये बिल लोकसभा से पारित हो गया। इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को क्या क्या फायदे होंगे और राजनीतिक परिदृश्य में कितना महत्वपूर्ण बदलाव होगा, इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनीता बधेल जी। मैडम, कार्यक्रम में आपका नमस्कार अशोक जी। बहुत स्वागत है। हम कार्यक्रम की शुरुआत में हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि विगत कई दशकों से संसद में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा होती आई है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को लोकसभा से पारित भी करा लिया है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रतिक्रिया एक महिला के नाते से यदि आप जानना चाहेंगे तो मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगी कि महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए कांग्रेस और उनके सहयोगी कई दलों ने आवाज़ तो बहुत उठाई जी, है ना। राजनीतिक रूप से ये प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हम महिला हितैषी हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत जो राज्यसभा का बिल है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जब 2010 में मनमोहन सिंह जी सरकार ये बिल लेकर के आई थी, राज्यसभा में पारित कराया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये बिल राज्यसभा में पारित हुआ था जी। और लोकसभा में उनके ही सहयोगी दल जनता दल और समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस बिल का बहिष्कार किया, इस बिल का विरोध किया और यूपीए की गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाई कि वो इस बिल को पारित करा सके और वो बिल लैप्स हो गया। बार बार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब अटल जी की सरकार थी तब भी ये बिल को पास कराने की कोशिश की गई, लेकिन जो घटक दल थे उन्होंने और कांग्रेस ने इसमें सहयोग नहीं किया और इसके कारण से ये बिल पारित नहीं हो पाया। लेकिन मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपके इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस भारत की आधी आबादी को भी राजनीति में कैसे शक्तिशाली किया जाए, कैसे उनको प्रतिनिधित्व मिले। लोकसभा में 2/3 बहुमत से 443 वोटों से ये बिल पारित हुआ है। ये राजनीति का मैं बताना चाहूँगी कि पूरा सिनेरियो आने वाले समय में बदलने वाला है। हर तीसरा जनप्रतिनिधि, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, महिला होने वाली है और महिलाओं के आने के बाद में क्या परिदृश्य होगा, राजनीति का क्या परिदृश्य होगा और इसके साथ में हमारी जो दिशा है, जो आने वाली दिशा तय होने वाली है भारत का डेवलपमेंट, है ना। हम कई बार जब समावेशी विकास की बात करते हैं तो समावेशी विकास में जो आधी आबादी जिसको कहते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की दृष्टि से वो आज भी कमतर ही है ना। आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से देखें तो भी कमतर है। जब 33% महिलाएं आएंगी तो निश्चित रूप से उनका ध्यान उस और निश्चित रूप से होगा जो आज तक नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि ये बिल भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है और वो परिवर्तन भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे इस अवसर पर मोदी जी का धन्यवाद करना है, मोदी की गवर्नमेंट जी का धन्यवाद करना है कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण बिल जो बहुत लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, आधी आबादी के हित में उन्होंने ये निर्णय लिया। ये नारी शक्ति, ये मातृशक्ति उनको खूब खूब आशीर्वाद देती है कि वो इसी तरह से अच्छे निर्णय करते रहें और भारत की इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। ये बात सही है मैम कि हमारी आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है, लेकिन राजनीति में इस महिला आरक्षण बिल की क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, राजनीति में महिला आरक्षण बिल की क्यों आवश्यकता पड़ी, है ना, 2, 3, 4 बिंदुओं से इसको समझ सकते हैं जी। पहली बात तो अब चूंकि लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है, इस लोकतंत्र में जो विकास है
जैसा मैंने कहा, महिलाओं की शिक्षा है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है, महिलाओं के निर्णय लेने में भागीदारी है, महिलाओं को समानता का अधिकार जो संविधान में मिला है जी। वो समानता का अधिकार तब तक वो प्राप्त कर नहीं सकती जब तक कि वो इन सभी क्षेत्रों में सशक्त नहीं हो सकती। और आज की राजनीति में, आज के समय में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में सत्ता इसका बहुत बड़ा माध्यम होती है। सत्ता में यदि महिलाओं की भागीदारी होगी तो मुझे लगता है इन मुद्दों पर, जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मुद्दा है, उनके रोजगार का मुद्दा है, उनके स्वास्थ्य का मुद्दा है, उनके शिक्षा का मुद्दा है, इस मुद्दे पर वो बहुत अधिक संवेदनशील होकर के विचार कर सकती हैं। और महिला चूँकि बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, उसको हर चीज़ की नॉलेज होती है, चूँकि वो परिवार चलाती है, इसलिए छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी उसे होती है। तो निश्चित रूप से उसका ये अनुभव, उसका ये ज्ञान सत्ता के गलियारों से होते हुए उस आम महिला के सशक्तिकरण में बहुत सहभागी और सहयोगी बनने वाला है। इसलिए राजनीति में महिला आरक्षण की आवश्यकता है। मैम, एक तरफ तो हम समानता की बात करते हैं कि नारी और पुरुष दोनों बराबर हैं, फिर अलग से आरक्षण की व्यवस्था क्यों, ये एक सवाल खड़ा होता है। मैंने अभी आपको इसी प्रश्न का जवाब दिया, पर फिर भी और स्पष्ट रूप से इस प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। महिला आरक्षण की आवश्यकता क्यों, जबकि महिला और पुरुष को हम समान कहते हैं, है ना। निश्चित रूप से समान है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में ग्रामीण परिदृश्य में आज भी आप देखेंगे तो बेटे की शिक्षा के लिए माता पिता आग्रह करते हैं कि एक निजी स्कूल में उसका दाखिला कराया जाए, लेकिन बेटी की शिक्षा के लिए वह ठीक है, पराए धन है, पराए घर जाएगी, इसलिए सरकारी स्कूल में इसको पढ़ा लें तो चल जाएगा। तो ये जो सोच है, वो सोच हमें समानता का अधिकार होने के बावजूद भी नारी को आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करती है। और इस कारण से, चूंकि राजनीति में भी देखिए आप, कोई राजनीतिक दल स्वयं से ये तय कर सकता है कि उसको 50% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। इसमें कानून की कहीं आवश्यकता नहीं थी, कहीं संविधान बिल लाने की आवश्यकता नहीं थी। यदि हर राजनीतिक दल अपने अपने दलों में महिलाओं के लिए टिकट दे दे तो शायद इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन कोई राजनीतिक दल ये हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मेरे को बताते हुए ये बहुत अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने संगठन में महिलाओं का आरक्षण किया हुआ है। यदि महिला महामंत्री बननी है तो निश्चित रूप से जिले में एक महामंत्री का पद महिलाओं के लिए आरक्षित होना ही चाहिए। और आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ही परंपरा है कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में इतने सारी महिला मंत्री हैं, जो आज के पहले कभी नहीं था। पहली बार महिलाओं को टिकट मिले, और पहली बार मैं जब 2003 में पहली बार चुन के आई, विधानसभा में गई, तो कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में एक महिला को कम से कम टिकट देने की नीति बनाई, और उस नीति के तहत उन्होंने टिकट दिया। और उसी की शुरुआत थी कि हम लगातार 27-28 बहनें जो है विधानसभा में चुन के आई, और हमारी देखा देखी फिर कांग्रेस ने भी यह नीति अपनाने की कोशिश की कि हमें भी टिकट देना चाहिए। तो यदि राजनीतिक दल दे देते तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु राजनीतिक दलों ने कहा तो सही, कांग्रेस ने चिल्ला चिल्ला के कहा तो सही, लेकिन अपने ही दल में क्यों भूल गई करना, किसने रोका था उनको। वो करते ना, और टिकट देते महिलाओं को तो शायद कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, परंतु टिकट नहीं दे करके उनको रोकने की कोशिश करना। जब आप टिकट ही नहीं दोगे तो वो चुन करके कैसे जाएंगे। यदि टिकट दिया और फिर वो चुन के नहीं गई तो आप उनकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते थे, लेकिन टिकट देने के बाद में वो जीत के जा रही हैं और फिर आप उनका टिकट काट रहे हैं, तो यह तो कोई न्याय नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि महिलाओं के आरक्षण के बिल की ज़रूरत पड़ी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका एक जवाब रहा कि अगर राजनीतिक दल महिलाओं को आधी आबादी के अनुसार टिकट देते तो शायद इस बिल की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन भारतीय समाज आमतौर पर पुरुष सत्तात्मक समाज है, तो ऐसे में महिला आरक्षण और बड़ी संख्या में महिलाओं का चुना जाना, आप इस तस्वीर को कैसे देखती हैं? देखिए, ये तो बात आपने ठीक कही कि पुरुष सत्तात्मक है, लेकिन अभी देखिए केंद्र में मोदी जी की सरकार है ना, और सनातन संस्कृति में, है ना, महिलाएं
पूजनीय है, महिलाओं को समान अधिकार है। यदि भारत की राजनीति इस सनातन संस्कृति के अनुरूप होती तो मुझे लगता था कि ये जो सिनेरियो है उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता था। लेकिन अंग्रेज जिस सत्ता को छोड़ के गए वो हिंदुस्तानियों के हाथ में तो रही, लेकिन विचार अंग्रेजियत वाले ही रहे और अंग्रेजियत वाले विचार रहे, इसलिए ये 70 साल निकल गए। लेकिन महिलाओं का जो सशक्तिकरण करना था वो सशक्तिकरण उस लेवल तक हम नहीं कर पाए। और इसलिए मैं कह सकती हूँ ये बात कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करते हुए हमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करें। और चूंकि जैसा मैंने पहले कहा कि यह एकमात्र मार्ग है जिससे महिलाओं को हम आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। मैम कि आपको पता है पंचायती राज चुनाव में पहले से ही महिला आरक्षण लागू है, आप लंबे समय से राजनीति में रही हैं, तो पंचायत राज में जो महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है उस पर आपके क्या अनुभव हैं? देखिए, मेरे अनुभव तो बहुत अच्छे हैं, है ना। अनुभव मेरा इतना अच्छा है कि मैं खुद उस पंचायती राज की पाठशाला से ही निकल के आई हूँ, है ना। स्थानीय निकाय में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा है, नगर परिषद की सभापति का दायित्व मैंने, अजमेर नगर परिषद की सभापति का दायित्व मैंने निभाया। और उस 3 साल 4 साल की पाठशाला में जो कुछ मैंने सीखा है उस सीख को ही मैंने यहाँ विधायक के रूप में प्रस्तुत किया और आगे बढ़ाया। और उसी का परिणाम है कि लगातार मुझे जीत मिली और जनता ने मुझे बार बार स्वीकार किया और बहुत अच्छे मतों से स्वीकार किया। तो मैं समझती हूँ कि यदि ये जो स्थानीय निकाय है ना, पंचायती राज जो है, उस पंचायती राज में मौका मिलता महिलाओं को कि अपनी क्षमताओं को, अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का। और जो महिला में क्षमता है, जिस महिला में प्रतिभा है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ती है। क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ ऐसी सैकड़ों बहनें, है ना, आज भी जो विधायक हैं या जो सांसद हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जिला पंचायत से जिला प्रमुख की भूमिका में या नगर पालिका के अध्यक्ष की भूमिका में अपने आप को झोंका है, अपने आप को सीखा है, सिखाया है, और तब वो विधायक का दायित्व तो ठीक ढंग से निभा पाई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कहीं बहन आ जाती है, कहीं पत्नी आ जाती है और उसके कारण से जो वास्तव में रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, पर ऐसा नहीं है। छोटा मोटा अपवाद तो देखिए सब जगह होता है ना, इसलिए छोटे मोटे अपवाद को तो छोड़ ही दीजिए। बाकी मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। और महिलाएं, आप देखिए अब तो होड़ लगने लगी है ना, महिलाएं स्वयं से आती है, हमें टिकट दो, हमें टिकट दो, और वो मुखर होने लगी है, वो बोलने लगी है कि यहाँ पत्नी नहीं चलेगी जी, यहाँ कार्यकर्ता को आप वोट दीजिए, है ना। वो मुखर होकर के बोलती है, अपने अपने दल की बैठकों में बोलती है, जहाँ कहीं नेतृत्व की बात आती है तब वहाँ मंचों पर बोलती है। तो ये बदला ही है ना, ये बदला है, तभी तो ये आवाज़ उठी है, नहीं तो ये आवाज़ ही नहीं उठती। नहीं, ये बात सही है कि पंचायत स्तर पर महिलाएं राजनीति सीखती हैं, वो एक पाठशाला की तरह वहाँ पे राजनीति को सीख करके आगे बढ़ती हैं। लेकिन मीडिया में अक्सर बहुत बार ये चर्चाएं होती रहती हैं कि पंचायत स्तर पर महिलाओं के स्थान पर उनके पति राजनीति करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये गलत है। यदि कहीं, मैंने कहा ना कि छोटा मोटा अपवाद तो सब जगह है, पर ये गलत है ना। मैं जितनी महिला जनप्रतिनिधि बनी है, यदि उन जनप्रतिनिधि बहनों का चुनने के तुरंत बाद यदि ठीक ढंग से काउंसलिंग हो जाए, प्रशिक्षण हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो महिलाएं भी अच्छे से अपना पंचायत को चला सकती हैं, अपने जिला परिषद के वार्ड को चला सकती हैं, अपने जिला प्रमुख का दायित्व तो ठीक ढंग से निभा सकती हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को समय पर प्रशिक्षण नहीं मिलता, क्योंकि वो पहली बार वहाँ पर आती हैं, तो एक झिझक होती है, एक शर्म होती है, एक थोड़ा सा संकोच होता है। वो झिझक, वो शर्म, देखिए जब पहली बार वो चुन कर के आती है और दूसरी बार जब वो चुन के आती है तो बहुत अंतर होता है, दिन रात का अंतर होता है उसके अंदर। पहली बार जब वो चुन के आती है तो चुन के आने के पहले उसको बोलना नहीं आता, है ना। मंच पर जाते से ही माइक उसके हाथ में थमा दो तो उसकी घबराहट इतनी होती है कि पसीना छूट जाता है। लेकिन वही महिला 6 महीने बाद, 8 महीने बाद इतने फराटेदार उस माइक पर अपनी बात को कहती है, तो ये तो होता ही है
क्योंकि हर व्यक्ति तो पहले से सीख करके नहीं आता। इसलिए यदि उसको मंच मिला है और यदि उसको सीखने का समय मिला है तो निश्चित रूप से वो उस समय का सदुपयोग करते हुए पूरी सिस्टम को भी समझने की कोशिश करती है, वर्किंग स्टाइल को समझने की कोशिश करती है कि कैसे काम किया जाता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे वो सीख जाती है तो फिर वो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी कई बार आमतौर पर ये देखा जाता है कि अगर पंचायत राज में हम महिलाओं को देखते हैं जहाँ सरपंच वो बनी हुई होती हैं, तो पूरे 5 साल महिलाओं को सिर्फ स्टैंप की तरह यूज करते हैं साइन करने के लिए, और बाकी समय पुरुष ही पंचायत में आपको मिलेगा। तो वहाँ देखिए अशोक जी, मैं आपको बीच में टोकते हुए एक उदाहरण देती हूँ, है ना। 2013 में राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, और 2015 में पंचायतों के चुनाव थे, है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये निर्णय हुआ कि हम कम से कम 10वीं पास जो है उसको हम टिकट देंगे, और ये बिल पारित किया गया कि 10वीं पास मैंडेटरी होगा, 10वीं से कम पास व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनावी ये हो गया। ये एक निर्णय होने से आप ये देखियो क्या सिनेरियो चेंज हुआ है। जो सरपंच का चुनाव लड़ने वाले जो आवेदन आए थे, जिन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा, जो बिना किसी राजनीतिक सिंबल के लड़ा जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, MBBS और अच्छी क्वालिफाइड लड़कियों ने ये चुनाव लड़ा, जो अनमैरिड थी, और उन्होंने अपनी पंचायतों में बहुत नवाचार किए, नए नवाचार किए। आपको एक नाम ध्यान दिलाना चाहूंगी, राजावत, छवि राजावत, है ना। हाँ, तो ये चेंज गवर्नमेंट ने किया तो ये हो गया, है ना। उसमें तो कहीं पति कोई कुछ था ही नहीं, वो सब कुछ उन महिलाओं ने किया। आप किस षड्यंत्र से, कांग्रेस ने फिर वो षड्यंत्र करके और वापस उस प्रावधान को हटा दिया। तो मानसिकता क्या है, किस दल की क्या मानसिकता है? वास्तव में आप महिलाओं को अधिकार देना चाहते हो, या आपकी मानसिकता है क्या? नहीं, आप वास्तव में अधिकार नहीं देना चाहते हो, आप अपने पुराने बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को ही आगे तक ढोना चाहते हो, जो आपको लगता है कि यह हमारा एक स्तंभ है, इससे आगे आप बढ़ना ही नहीं चाहते हो, नई पीढ़ी को देना ही नहीं चाहते हो। इसलिए आपने जो है वो प्रावधान को यहाँ से हटा दिया, और हटाने का क्या सिनेरियो, वापस वो महिलाएं आ गई जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो साक्षर मात्र साक्षर है, सिर्फ साइन करना जानती है, वो पढ़ लिख नहीं सकती कि किस पे साइन कर रही हैं। तो नेचुरल सी बात है, फिर उनको अपने परिवार के किसी सदस्य पे भरोसा ही करना पड़ता है, और वो जो परिवार का सदस्य जिस पे भरोसा करता है वो पति के अलावा तो और कोई दूसरा हो नहीं सकता, पति होगा या बेटा होगा। तो नेचुरल सी बात है कि ये होना ही है। आप सरकारी स्तर पर सरकार जब आप चला रहे हो तो आप किस तरह से लोगों को प्रोजेक्ट करना चाहते हो, किस तरह से लोगों को चुनना चाहते हो, यह भी आपका एक बहुत बड़ा जो है मैं कह सकती हूँ कि एक माध्यम हो सकता है, और वो हमने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश में थी, तब अब कांग्रेस की सरकार आई है तो वो आप देख लीजिए कि वही सिनेरियो वापस स्थापित हो गया। तो ये हर राजनीतिक दल की क्या इच्छा शक्ति है, क्या वो महिलाओं को प्रशिक्षण देना चाहते हैं राजनीति में, क्या महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कौन कौन से प्रावधान हो जिससे महिला ही की शक्ति महिला के ही पास हो, है ना। तो वो प्रावधान आपने हटा दिया कांग्रेस ने, तो स्पष्ट रूप से आपका मैसेज चला गया कि आप क्या चाहते हो। शायद कहीं ये वोट बैंक की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, हाँ अशोक जी, आपने बिल्कुल इस ध्यान अच्छा इंगित किया है, क्योंकि मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक हमेशा वो अशिक्षित वर्ग ही रहा है ना। वो ही, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोल करके राजनीति की है ना। वो एक काम का शिलान्यास 2010 में करेंगे और 2025 तक उस शिलान्यास को भुनाते भुनाते 2025 तक चुनाव निकाल लेंगे। ये कांग्रेस की नीति रही है, ये पॉलिसी रही है, और इस पॉलिसी के चलते वो अशिक्षित वर्ग उनको क्यों बार वोट देगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो आपसे प्रश्न नहीं कर रहा है, वो आपसे तर्क नहीं कर रहा है ना, इसलिए वो आपका वोट बैंक बना हुआ है। उस वोट बैंक में से ही आपको जनप्रतिनिधि चाहिए, और इसीलिए वो कांग्रेस ऐसा करती है। बिल्कुल आपने सही बात कही। जहाँ भी महिलाओं ने नेतृत्व किया है और वहाँ समाज ने समावेशी विकास किया है। अब इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण विधायिका में मिल जाएगा, तो आप भविष्य में समाज की क्या तस्वीर देखते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
मैं अशोक जी आपको ये आश्वस्त करना चाहती हूँ, आज ये मैं बात बताना चाहती हूँ कि मोदी जी के इस कदम से जी भविष्य का पूरा सिनेरियो बदलने वाला है, कंप्लीट सिनेरियो बदलने वाला है। और जिस दिशा में भारत बढ़ना चाहिए, बहुत तेजी से उस दिशा में भारत बढ़ने वाला है ना? क्योंकि आधी आबादी, यदि मानव जाति की आधी आबादी सशक्त होती है ना, तो वो सशक्त होने से वो देश की जीडीपी में भी अपना योगदान देती है जी। और जब ये आधी आबादी सशक्त होने के बाद में देश की जीडीपी में अपना योगदान देगी, तो आप देखिए हमारी भारत की विकास दर आसमान छुएगी। और ये भारत की विकास दर जब आसमान छुएगी तो निश्चित रूप से जो सोने की चिड़िया भारत कहलाने का हकदार था, वो आने वाले समय में भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये छोटा सा निर्णय नहीं है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। और इस बहुत बड़े निर्णय में उन बहुत सारे लोगों की शायद राजनीति खत्म हो जाएगी जो एक सीट की, एक समाज की, एक जाति की राजनीति करते आए हैं। इसलिए मैं ये बात कह सकती हूँ कि यह कदम एक बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छा कदम है। हर तीसरी जनप्रतिनिधि जब लोकसभा में महिला होगी, विधानमंडलों में महिला होगी, तो महिलाओं की बातों को प्रमुखता से रखा जाएगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। समय हमारा पूरा होता जा रहा है। मैं एक और सवाल आपसे करूंगा कि ये कानून बनने के बाद में और इस बिल जब पास हुआ है लोकसभा में, तो महिलाओं में बहुत खासा उत्साह देखा जा रहा है। तरह तरह के कयास लगा रही है और उनको ये भी समझ में आता है कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा कदम है जो मोदी सरकार ने उठाया है। तो और क्या क्या फ़ायदे आप देखती हैं इस बिल को लागू होने के बाद? देखिए, इस बिल को लागू होने के बाद में जो भारत के लिए जो नीतियां बनेगी, है ना, जो लॉन्ग समय तक प्रभाव डालती हैं, उन नीतियों में बहुत स्पष्टता और बहुत सटीकता होगी जी। क्योंकि कोई भी नीति बनाते समय इसका प्रभाव किस हद तक होगा उसका बिना आकलन करे ही वो नीतियां बना दी जाती हैं, है ना। हमारी शिक्षा नीति क्या होगी, हमारी स्वास्थ्य की नीति क्या होगी, है ना, हमारे डेवलपमेंट के मॉडल क्या होगा, उसमें कौन सी नीतियाँ अपनाई जाएं। एक महिला बहुत अच्छे से जानती है कि मेरे घर को कैसा बनाना है ना, मेरे घर की रोशनी किधर से आनी चाहिए, हवा किधर से आनी चाहिए, रास्ता किधर होना चाहिए, बहुत अच्छे से जानती है। एक महिला जब सरपंच बनती है, मैं तो छोटे से पद की बात करती हूँ, जब वो सरपंच बनती है ना, तो उसको ध्यान रहता है कि नाली बनानी बहुत ज़रूरी है, बिना नाली के मेरा सड़क बनाना व्यर्थ हो जाएगा, है ना। मैं सड़क और नाली बना दूं, परंतु इसके साथ मुझे एक कहीं ना कहीं एक स्थान आरक्षित करना है जहां पर पूरे गांव का कचरा एकत्रित हो जाए, ताकि कचरा हर गली मोहल्ले में नहीं फैले। तो ये महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस बिल के आने के बाद जब महिला जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगी, तो एक तो महिलाएं देखिए संवेदनशील होती हैं, है ना, हर मुद्दे पर वो बहुत संजीदगी से विचार करती हैं, है ना। वो जैसा सोचती हैं वैसा ही वो करती भी हैं, वैसे भी दिखाती भी हैं। पुरुषों में ऐसा नहीं है ना, वो दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो मुझे लगता है कि हम हकीकत के बहुत नज़दीक आएंगे और भारत बहुत तेज़ी से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई है अनीता मैम कि ये बिल जो है महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर है। आप समय हमारे पास बहुत कम बचा है, इसलिए आप आखिरी में महिलाओं को क्या या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि ये युग, अब आने वाला युग महिलाओं के लिए है ना। महिलाएं अपनी प्रेजेंस जो है ना, वो दिखाएं और सशक्त होकर के समाज को एक दिशा देने का काम करें। क्योंकि समाज में महिला जिस दिशा में बढ़ती है, उस दिशा में ही समाज आगे बढ़ता है। क्योंकि परिवार, देखिए कोई भी राष्ट्र जो है वो परिवार से बनता है ना। परिवार के बाद समाज और समाज के बाद देश। तो निश्चित रूप से हमारा देश भी आगे बढ़े और हमारा कहीं ना कहीं भूमिका उसमें बनी रहे, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने रखी और ये हमें उम्मीद है कि ये बिल आने वाले समय में महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और उनकी उन्नति और विकास में बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा करेगा। और मैं समझता हूँ कि जब कभी भी योजनाएं बनेगी तो महिलाओं का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा। अब
आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते मैं हैं। दूरदर्शन को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, अशोक जी आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने ये मंच मुझे उपलब्ध कराया और आपके दर्शकों से मुलाकात करने का अवसर दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।